Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to explain pollen pistil interaction. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सबसे पहले आप ये समझिए पिस्टिल किसको कहते हैं. व्हाट इज अ पिस्टिल? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज अ पिस्टिल. Pistil is made up by three components. How many? Three components. What are? First is a stigma. What is? First is a stigma. Second is a style. And third is a ovary. What is ovary? Third is a ovary. जो पिस्टिल होती है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्टाइल, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होती है ओवरी. और पोलन ग्रेन आप सभी जानते ही हैं. पोलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर है. माइक्रोस्पोर कब बना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान बना, है ना, जिसमें एक्साइन और इंटाइन लेयर होती है. तो ये सब चीज़ें हमने आपको बता रखी है. ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद कैसे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है. पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन. राइट टाइप ऑफ द पोलन यानी पोलिनेशन की कोई गारंटी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, पोलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है बेटा? स्टिग्मा पर. जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ है वो एक राइट पोलन ग्रेन है. अब यहाँ पर राइट और रॉन्ग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर स्कूल. आपके पास आपका खुद का स्कूल है जिसमें आपका एडमिशन है, आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन करा रखा है. दूसरी बात, आपको स्कूल का अपना नेम पता है. तीसरी बात, आपको अपनी क्लास पता है. फॉर एग्जाम्पल योर क्लास इज 10th. क्लास 10th है. स्कूल का नाम आप मान लीजिए DS. योर स्कूल नेम इज DS. तो आपको कहाँ जाना है स्टडी करने के लिए? आप इसी स्कूल में तो जाओगे ना बेटा पढ़ने के लिए. DS स्कूल में जाओगे. कहाँ बैठोगे? क्लास 10th के अंदर बैठोगे. ऐसा तो नहीं क्लास नर्सरी में जाके बैठ जाओगे. अगर आप क्लास नर्सरी में जाके बैठोगे तो क्या पढ़ोगे वहाँ पर? वो तो आपने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ आता है. तो नर्सरी में आप क्या पढ़ाई करोगे? एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल में ही नहीं पहुँचे. एक स्कूल है जिसका नाम है RK स्कूल है. आप RK स्कूल में पहुँच गए. आपको जाना था DS में. कहाँ जाना था? DS में. लेकिन आप पहुँचे कहाँ हैं? RK में. तो स्कूल वाले आपको एंट्री देंगे? नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप उनके स्कूल के बच्चे ही नहीं हो, आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है वहाँ पर. तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में भी बिल्कुल वैसे ही होता है. कैसे होता है देखिए. जैसे ही स्टिग्मा पर कोई पोलन ग्रेन आकर बैठता है. कौन आकर बैठता है बेटा? पोलन ग्रेन. चलिए येलो पोलन ग्रेन आप बनाइए. अब स्टिग्मा को कैसे पता लगा कि ये पोलन ग्रेन मेरी स्पीशीज का है? आप मान लीजिए हिबिस्कस के फ्लावर में क्या होना है? पोलिनेशन होना है. तो हिबिस्कस के फ्लावर का ही पोलन ग्रेन आना चाहिए ना. गुड़हल के फूल का ही पोलन ग्रेन आना चाहिए ना. ये गुड़हल के फूल का स्टिग्मा है तो गुड़हल के फूल का ही पोलन ग्रेन आना चाहिए ना. और अगर गुड़हल के फूल का पोलन ग्रेन नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा? पोलिनेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? वो क्या चीज़ें हैं बेटा? जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं ना फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो वो हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू पहचान लेते हैं कि ये मेरी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन नहीं है. इनके अंदर भी क्या होती है? केमिकल को आइडेंटिफाई करने की सेंस होती है. और ये केमिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जो पोलन ग्रेन अपने अंदर से रिलीज कर रहा है ना, पोलन ट्यूब को पेनिट्रेट करने के लिए स्टिग्मा के अंदर. तो जैसे ही हार्मोन स्टिग्मा के अंदर जाएंगे, स्टिग्मा पहचान जाएगा मेरी स्पीशीज़ का नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? पोलिनेशन रुक जाएगा. गेट इट माई पॉइंट? ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर. बातें समझ आई? जैसे आप दूसरे स्कूल में जाकर ऐसे ही नहीं पढ़ सकते क्लास में, वैसे ही दूसरी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर इंटरेक्शन नहीं कर सकता है. क्लियर? क्लियर. यस मैम, क्लियर.
बेटा सही एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो सब चीज़ें समझ आएगी। देखिए, राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपैटिबल, यहाँ जो ये टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। कंपैटिबल का मतलब होता है जब सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर बैठता है, उसको कंपैटिबल बोलते हैं। कंपैटिबल, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच में। क्या हो जाएगी बेटा, इंटरेक्शन हो जाएगी। और फिर पोलन ऑफ द रोंग टाइप, अगर पोलन रोंग टाइप का है, दूसरी स्पीशीज का है, आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल और सेल्फ इनकम्पैटिबल बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ। दिस इज अ PYQ, मेंशन PYQ ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर PYQ मेंशन कर लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबल किसको बोलेंगे बेटा, जो डिफरेंट स्पीशीज का है। कंपैटिबल किसको बोलेंगे, जो सेम स्पीशीज का है, राइट। कौन, पोलन ग्रेन। अभी पूरा प्रोसेस बताया ना डायग्राम के थ्रू, तो समझ आया होगा। कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल में डिफरेंस पूछा गया था, है ना, तो डिफरेंस आपको बताना था वहाँ पर, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था प्रीवियस में, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, क्या करते हैं, अभी आपको बताया ना मैंने इस तरीके से कि पोलन जो ग्रेन होता है वो क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है स्टिग्मा पर। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टिल के पास, ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या है, यहाँ इसमें स्टाइल भी है और इसमें ओवरी भी है। अभी पूरा जो फिगर है हम देखने वाले हैं NCERT में भी, इसको पिस्टिल कहते हैं ना। तो पिस्टिल के पास क्या होती है, पावर होती है। क्या पावर होती है, टू आइडेंटिफाई ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। ये सेम स्पीशीज का है, ये डिफरेंट स्पीशीज का है, इसको आइडेंटिफाई करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। किसके अंदर बेटा, पिस्टिल के अंदर। पिस्टिल किसको कहते हैं, पिस्टिल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, it is a part of the flower, it is a female reproductive system having three components, first is a stigma, second is a style, third is a ovary। get it my point, समझ आ गई इतनी बातें। यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई, कंपैटिबल क्या होता है, इनकम्पैटिबल क्या होता है, चीज़ें क्लियर हैं आपको। देन क्या आया है, पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप। राइट टाइप होगा तो बेटा कंपैटिबल कहेंगे, और रोंग टाइप पोलन ग्रेन आएगा तो उसको इनकम्पैटिबल कहेंगे। यहीं पर आप डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। कैसे, आप लिखिए जो NCERT में स्पेस पड़ा हुआ है, कंपैटिबल। आप क्या कीजिए, आप डिफ्रेंशिएट में लिखिए कंपैटिबल, और इधर लिखिए बेटा आप इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल। और एक पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, सेम स्पीशीज पोलन ग्रेन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेम स्पीशीज पोलन ग्रेन PG। यहाँ पर आप लिखिए डिफरेंट स्पीशीज पोलन ग्रेन, डिफरेंट स्पीशीज पोलन ग्रेन। अब आपको हमेशा याद रहेगा, कंपैटिबल में बेटा हमेशा सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा पर बैठ जाता है। स्टिग्मा ऐसे होता है ना, तो जैसे गुड़हल का फूल था, गुड़हल के फूल का ही पोलन ग्रेन आया और यहाँ बैठ गया, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी। लेकिन इनकम्पैटिबल में क्या होगा, इनकम्पैटिबल में डिफरेंट होगा। ये जो स्टिग्मा है ये गुलाब के फूल का है, और इस पर पोलन ग्रेन जो जाकर बैठ गया वो बैठ गया बेटा चमेली के फ्लावर का। किसका, चमेली के फ्लावर का। चमेली के फ्लावर का जाकर के पोलन ग्रेन बैठ गया, तो इसमें क्या नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ आ गई, सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप। The pistil accepts the pollen and promotes post pollination events।
पिस्टिल जैसे ही एक्सेप्ट करता है पोलन ग्रेन को, किसको एक्सेप्ट करता है? पोलन ग्रेन को। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो ये प्रमोट कर देगा प्रोसेस को, आगे आगे प्रमोट कर देगा। जैसे आपको प्रमोट कर दिया जाता है ना ग्रेड 10th से 12th में, 12th से आपको आगे प्रमोट कर दिया जाता है, राइट। तो पहले आप कहाँ जाते हैं? 10th से आप जाते हैं 11th में, और 11th से आप कहाँ जाते हैं? 12th में। तो ये आपका प्रमोशन ही तो हुआ बेटा, टीचर्स ने आपको क्या किया? प्रमोट किया। वैसे ही जैसे इंटरेक्शन हो जाएगी तो जो प्लांट है वो क्या करेगा? इस इवेंट को प्रमोट करेगा। कहाँ पर? पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स में। पोलिनेशन के बाद होने वाले इवेंट्स को पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स कहा जाता है। विच इवेंट्स गोइंग ऑन आफ्टर पोलिनेशन इज कॉल्ड पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। गेट माई पॉइंट? ऑल क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही है? सब चीज़ें आपको यहाँ इस इमेज में क्लियर हो जाएंगी। आप सबसे पहले इस इमेज को देखिए, चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होने वाली है। बेटा जैसे ही पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे बैठता है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या आया है? पोलन ग्रेन। ऐसे आके बैठ गया पोलन ग्रेन, पीजी। पोलन ग्रेन को पीजी हम शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझ भी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिएगा जैसे ही पोलन ग्रेन आकर यहाँ बैठा था, ये वाला पोलन ग्रेन, अब इसने क्या किया? अपने अंदर से पोलन ट्यूब को फॉर्म किया। पोलन ट्यूब फॉर्म्ड हो गई। तो पहले पोलन ट्यूब थोड़ी सी बड़ी हुई थी, अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? पोलन ट्यूब ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? उसके बाद आप देखिएगा कि जो पोलन ट्यूब है यहाँ से, ये वाली जो पोलन ट्यूब है ये और काफ़ी बड़ी हो गई है। और जैसे ये काफ़ी बड़ी हुई है तो ये पोलन ट्यूब कहाँ जा रही है? कहाँ पर एंट्री ली इस पोलन ट्यूब ने? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर एंट्री ली। कहाँ से एंट्री ली? जो ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल आपको पढ़ाया था। एनाट्रोपस ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के इनर साइड बनता है। अब माइक्रोपाइलर एंड से, जो माइक्रोपाइलर एंड है, दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ से एंट्री ली किसने? पोलन ट्यूब ने। किसने? पोलन ट्यूब ने। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ों ने एंट्री ली है वो आपको अभी हम बता देने वाले हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? एंटीपोडल सेल्स। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में हमने आपको क्या पढ़ाया था? एंटीपोडल सेल्स भी पढ़ाई थी। पोलर न्यूक्लियाई भी हमने आपको पढ़ाए थे। एग सेल के बारे में भी हमने आपको बताया था। सिनर्जिड के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं एक एनाट्रोपस ओव्यूल में। पोलन ट्यूब सिनर्जिड में जो फिलीफोम एपरेटस होता है उसके थ्रू एंट्री लेती है। कहाँ पर एंट्री लेती है? एग एपरेटस में। कहाँ पे एंट्री लेती है? एग एपरेटस में एंट्री लेती है। और जैसे ही एग एपरेटस के अंदर जाएगी, यहाँ पर क्या लेकर जाएगी? क्या लेकर जाएगी बेटा? इसके अंदर जो होते हैं ना, वो होते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई। व्हाट आर 2 मेल न्यूक्लियाई? 2 मेल न्यूक्लियाई। लिख लीजिए, यहीं पर नोट डाउन कीजिए, मेल न्यूक्लियाई। 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है एग सेल से। किससे फ्यूज कर जाएगा? एग सेल से। और 1 मेन न्यूक्लियाई, 2 मेन न्यूक्लियाई थे, 2 में से 1 किससे फ्यूज कर गया? एग एपरेटस से। दूसरा किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पर दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट आर? फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और दिस इज अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। What is this? This is a pollen pistil interaction. You get it my point? कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं है। रटने के लिए हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। गेट इट माई पॉइंट? तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलना है, रटना कुछ नहीं है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पे जैसे हमने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए, समझिएगा चीज़ों को। उसके बाद आप देखिए
ये जो आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है ना एनसीईआरटी में, ये भी आपको इमेज दिखाई दी है, ये भी इमेज दिखाई दी है, ये है क्या? इनको समझने की कोशिश करिएगा ज़रा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखिए फिगर 2.2, फिगर 2.2 पहले में क्या लिखा हुआ है? पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट होते हैं? स्टिग्मा पर। अब ये जर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी स्प्राउट खाया है घर पे बना के? आपने मूंग की दाल को अगर पानी के अंदर सोख करके रख दिया, मान लीजिए आप एक बीकर लीजिए, है ना, उसमें आप मूंग की दाल पानी के अंदर सोख करके रख दीजिए ओवरनाइट, यानी रात के समय आप इसको भिगो कर रख दीजिए। भिगोने के बाद आप क्या कीजिए, मूंग की दाल निकालिए, एक कपड़े में लीजिए और इसको बांध दीजिए। क्या कीजिए? नोट कर दीजिए। तो जब आप इसको आफ्टर 10 to 12 आवर्स ओपन करेंगे तो जो स्प्राउट है ना, उसके अंदर से इस तरीके की छोटे छोटे बर्ड निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बर्ड टाइप निकल जाएगी। इसको ही जर्मिनेटिंग सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिंग सीड। सो पोलन ग्रेन भी कैसे जर्मिनेट होता है? जब उसके अंदर से बेटा पोलन ट्यूब निकलती है। जब पोलन ट्यूब निकलती है ना तो वो जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। बी में क्या कह रहे हैं? जो पोलन ट्यूब्स होती है ना, ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। जो पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो करती है स्टाइल के थ्रू। फिर सी इमेज में वो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो ये जो आपको इमेज दिखाई गई है ना, जो सी फिगर है, जो आपको सी डायग्राम दिखाया गया, इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। किसका? एनाट्रोपस ओव्यूल का और पिस्टिल इंटरेक्शन का, कि यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होती है, ये वाली जो पोलन ट्यूब होती है, इसकी लेंथ कैसे ग्रो करती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो डायग्राम है आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा डायग्राम है। उसके बाद आप देखिएगा क्या कह रहे हैं डी में, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेती है, और ई इवेंट में वो बता रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ मेल gametes into synergid and movements of the sperm, one into the egg and the other into the central cell. central cell यानी पोलर न्यूक्लियाई में कैसे मेल गैमेट जाता है और सिनर्जिड में कैसे मेल गैमेट की एंट्री होती है, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सी इमेज समझने की ज़रूरत है? इमेज आपको समझने की ज़रूरत है ये वाली इमेज आपको समझनी है। कैसे समझनी है? देखिए कैसे आपको समझनी है। भाई ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, जो आपको ये पूरी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दो सिनर्जिड एपरेटस दिखा रखे हैं, ये वाले सिनर्जिड एपरेटस। यहाँ से पोलन ट्यूब, दिस इज अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? मेल गैमेट्स। हाउ मेनी मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स, वन इज एंड सेकेंड इज, 1 मेल गैमेट्स एंड सेकेंड इज। तो पोलन ट्यूब कहाँ से जाएगी? फिलीफोम एपरेटस के थ्रू अंदर एंट्री लेगी। किसके थ्रू एंट्री लेगी? इस एपरेटस के थ्रू अंदर जाएगी। एक कहाँ जाएगी बेटा? कहाँ जाएगी? एग सेल के पास जाएगी। कहाँ जाएगी? एग सेल के पास। और एक कहाँ जाएगी? पोलर न्यूक्लियाई के पास। एक जो मेल गैमेट है वो कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास, है ना, हियर। और दूसरा कहाँ जाएगा? एग सेल के पास, जो यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होता है। सब चीज़ें समझ आ गई। तो ये पूरी की पूरी इंटरेक्शन दिखा रखी है कि how pollen tube entry in filiform apparatus, how pollen tube entry in filiform apparatus okay through synergid apparatus। synergid apparatus के थ्रू पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेती है फिलीफोम एपरेटस में, वो पूरी इंटरेक्शन यहाँ पर दिखा रखी है। कुछ है रटने वाला? नहीं है ना, नहीं रटने वाला है ना, सब चीज़ें समझने वाली है ना। तो समझ के चलनी है ना बेटा। घबराना किस चीज़ के लिए? घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को लर्न करते हुए समझते हुए चलना है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इजी इन बायोलॉजी। और आप ये भी याद रखिए कि बायोलॉजी में आपको जो स्कोर करना है, आपको पता ही है कि आपको कितना स्कोर करना है। ये चीज़ मैं आपको हर रोज़ याद दिलाती हूँ और हर रोज़ याद दिलाती रहूँगी। ना इसको मैं भूलने वाली हूँ और ना ही इसको आप भूलेंगे। 360 आउट ऑफ 360
कितने चाहिए मेरे को? 360 चाहिए। कितने चाहिए? 360 आउट ऑफ 360। ये चीज़ भूलनी नहीं है। और वो चीज़ें कब आपको ये मिलेंगे? 360 कब मिलेंगे? जब आप इन चीज़ों को ऐसे समझते हुए चलेंगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसे पढ़ते हुए चलेंगे ना। और टॉपिक्स को कई बार आप क्लियर करेंगे। एक बार मेरी वीडियो के साथ क्लियर करेंगे, फिर दूसरी बार आपको उससे खुद सेल्फ स्टडी करना है, फिर तीसरी बार रिवीजन करना है, फिर आपको उसका टेस्ट देना है, तब आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है ना। बिना सफलता के जय जयकार नहीं होती, किसी की भी नहीं होती ना बेटा। कोई एनिमल भी है तो वो भी एफर्ट्स करता है ना, तो वैसे ही आपको भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। स्टडी पे काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब, देखिएगा यहाँ से देखिए आप, जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंट्री ली, आपको दिखाई दे रही है? पोलन ट्यूब ने एंट्री लिया, जैसे ही क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने क्या किया? ये वाला मेल गैमिट एंट्री कर गई। कहाँ पर मेल गैमिट ने एंट्री की? एग एपरेटस में। कहाँ पर एंट्री ली? एग एपरेटस में। दूसरी एंट्री कहाँ पर ली? पोलर न्यूक्लियाई में। पोलर न्यूक्लियाई से क्या बनेगा? पोलर न्यूक्लियाई से बनेगा आपका, पोलर न्यूक्लियाई से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या बनेगा बेटा? एंडोस्पर्म। क्रोमोसोमल नंबर क्या होता है? 3n। दिस इज अ ट्रिप्लोइड इन नेचर। ट्रिप्लोइड इन नेचर। नेचर में क्या होता है? ट्रिप्लोइड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 3n होते हैं। 3n होते हैं। हाउ मेनी? 3n होते हैं। मान लो किसी प्लांट में क्रोमोसोम 5 है। कितने हैं? 5 है। लेकिन अगर उसके अंदर एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे, जैसे आप 5 को, n मीन्स n इज अ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ना, n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैंने बोला अभी एक प्लांट में 5 क्रोमोसोम है, लेकिन उसके अंदर एंडोस्पर्म भी है। सो हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म? 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15। सो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 15 होंगे, इसलिए इसको ट्रिप्लोइड इन नेचर बोला जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने जनरल आपको बताया। जो आपका एग एपरेटस है, जो जाइगोट बन जाता है, जिससे सीड फॉर्म होगा, वो होता है बेटा 2n। व्हाट इज 2n? डिप्लॉयड इन नेचर। क्या होता है? नेचर में डिप्लॉयड होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होगी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई डाउट आपके होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसी चैप्टर के हम इसको क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखिए, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, आप इसको शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं पीपीआई। पीपीआई, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? पीपीआई फर्टिलाइजेशन को लीड करता है। पीपीआई किसको लीड करता है? फर्टिलाइजेशन को। पीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आप इसको शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में लर्न कर सकते हैं। किसको लीड करेगा? फर्टिलाइजेशन को। हो गया ना फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन ही तो हुआ है बेटा। ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही हमने आपको बताया। इसी में तो जाइगोट बना है। क्या बना है? जाइगोट बना है। और एंडोस्पर्म बना है। क्या बना है? एंडोस्पर्म। जाइगोट किसको बनाएगा? सीड को बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा? सीड को नरिशमेंट देगा भाई। सीड को नरिशमेंट कौन करेगा? एंडोस्पर्म। चलिए अब हम इस चीज को क्लियर करते हैं। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन। अगर पोलन ग्रेन गलत स्पीशीज का है, तो पिस्टिल क्या करती है? उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, क्या करती है? खुद जर्मिनेशन से बचाती है। ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, यानी जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, क्योंकि वो रोंग स्पीशीज का है। रोंग स्पीशीज का अगर फर्टिलाइजेशन करेगी स्टिग्मा पर, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो अपनी पावर को सेव करके रखती है, अपने हार्मोन को सेव करके रखती है।
गलत चीज़ों पे क्यों खर्च करना, राइट। तो अपने केमिकल को सेव करके रखती है। वो वेट करता है स्टिग्मा कि जब तक कोई मेरे पे राइट टाइप का पोलन ग्रेन नहीं आएगा तब तक मुझे अपने हार्मोन और अपने केमिकल को सेव करके रखना है, क्योंकि फिर मेरे को आगे वाले इवेंट्स के लिए इनको यूज़ करना है। भाई आप भी अपनी सेविंग को सही जगह यूज़ करते हैं ना। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इसी इंटरेक्शन के दौरान पिस्टिल भी और पोलन ग्रेन भी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्शन। कैसे पहचानते हैं? केमिकल के थ्रू। विद दोज ऑफ द पिस्टिल इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट हैव, बॉटनिस्ट किसको कहते हैं बेटा? जो प्लांट्स पर स्टडी करते हैं, है ना। दोज पीपल studied on plants is called botanists, have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognitions followed by acceptance or rejections. बोटनिस्ट ने बताया कि प्लांट्स के बीच में पिस्टिल इंटरेक्शन होती है और जो स्टिग्मा होता है वो राइट टाइप पोलन ग्रेन को रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन को पहचानने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, इफ पोलन ग्रेन इज राइट टाइप सो स्टिग्मा एक्सेप्टेड। SA मीन्स स्टिग्मा एक्सेप्टेड पोलन ग्रेन। राइट टाइप अगर पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा रिजेक्टेड। SR, ऐसे आप न्यूमिक बना सकते हैं, RT इज इक्वल टू SR। रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन rejected by stigma. Get it my point? As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. पहले बताया गया था कि जो कंपैटिबल पोलिनेशन होता है, कंपैटिबल मतलब राइट टाइप का जो पोलन ग्रेन होता है, अगर स्टिग्मा पर आता है तो स्टिग्मा पर आते ही पोलन ग्रेन क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब ग्रो कर जाती है। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के थ्रू क्या करता है? मूव कर जाता है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। पोलन ट्यूब कहाँ ग्रो करती है? स्टिग्मा के टिश्यू में। एंड स्टाइल के अंदर। एंड रीचेज द ओवरी, कहाँ पहुँचती है? ओवरी के अंदर। फिगर 2.12 BC में आपको बता भी दिया है हमने। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड टू सेल। पोलन ग्रेन्स में क्या होती है? 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इन द फॉर्म्स ऑफ 2 मेल गैमेट्स। सो जनरेटिव सेल्स से कितने न्यूक्लियाई निकलते हैं, कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं? 2 मेल गैमेट्स। अंडरलाइन दिस लाइन प्लीज, डू यू अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कौन सी सेल से 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं? जनरेटिव सेल्स। Which cell? Generative cell. During the growth of pollen tube in the stigma, pollen tube grow कहाँ पर करती है? स्टिग्मा के अंदर। In plants which shed pollen in the 3-celled conditions, pollen tubes carry the male gametes, 2 male gametes from the beginning. शुरू से ही क्या होते हैं उसके पास? 2 male gametes होते हैं। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar end. पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री लेती है? माइक्रोपाइलर एंड से क्या लेती है? एंट्री लेती है। बेटा जब क्वेश्चन लेकर आऊँगी ना मैं नीट के, आप ये कह दोगे मैडम हुए रखे हैं हमारे क्वेश्चन, तो हमने NCERT ऐसे पढ़ी है ना। जब मैं नीट के PYQ लेकर आऊँगी ना इस चैप्टर के, आप मुझे ये कह दोगे कि मैम ये तो उस लाइन से PYQ आया है, मेरे को तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, हो गया मेरा तो। बिल्कुल आप सॉल्व करोगे उनको अगर आप ऐसे टेक्निक के साथ पढ़ रहे हो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन जैसे मैं बता रही हूँ। क्योंकि जो NCERT है ना वो टॉनिक है आपके नीट के लिए, एक टॉनिक की तरह है। बस आप ये टॉनिक ले लो, लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर, ईच एंड एवरी लाइन शुड बी रीड, है ना। अच्छे से समझिए तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो पोलन ट्यूब है ना, वो जो एंट्री लेती है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेती है। आपको मैंने ये बात बता दी है ना। सिनर्जिड के थ्रू एंट्री लेती है, फिलिफोम एपरेटस आगे इसको ले जाता है, हेल्प करता है ना, मूव कराने में। माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्या करता है माइक्रोपाइलर पार्ट, क्या करता है सिनर्जिड के अंदर एंट्री कराता है पोलन ट्यूब की। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर टू द ओव्यूल। ये इवेंट्स तब से चलना शुरू होता है जब स्टिग्मा की इंटरेक्शन हुई पोलन ग्रेन से, और तब तक होता है जब तक पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में नहीं हो जाती। टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और जब ये प्रोसेस साथ साथ चलते हैं तो हम इसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interactions is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotions or inhibitions of the pollen. यानी pollen pistil interaction PPI, it is a dynamic process. Dynamic मतलब most unique process, सबसे यूनिक प्रोसेस है। ये एक यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। Get it my point clear? The knowledge gained in this area would help in the plant breeder manipulation, pollen pistil interactions, even incompatible pollination to get desired hybrids. तो इस प्रोसेस से हमें वो सब नॉलेज मिलती है कि कैसे कंपेटिबल प्रोसेस होता है, कैसे सेल्फ इनकम्पेटिबल प्रोसेस होता है, कैसे हम ब्रीड करा सकते हैं, कैसे हम दूसरे स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर रख दें तो हम उसकी एंट्री कैसे स्टिग्मा के थ्रू और स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचा सकते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिक पी, बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं। पी होती है जो मटर होती है, चिक पी काली दाल को कहते हैं, क्रोटोलेरिया, बाल्सम एंड विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड। आप इन सभी प्लांट्स के अंदर इस इंटरेक्शन को देख सकते हैं। कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशंस अबाउट 10% आफ्टर 15 to 30 मिनट्स ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर लोअर माइक्रोस्कोप। आप क्या कर सकते हैं, इस इंटरेक्शन को आप समझ सकते हैं। सॉरी, इंटरेक्शन को नहीं, इंटरेक्शन तो नहीं होगा। आप क्या लीजिए, वहाँ पर पोलन ग्रेन लीजिए और पोलन ग्रेन को शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखिए और स्लाइड पर उसकी कुछ ड्रॉप ले लीजिए, तो वहाँ पर आप पोलन ट्यूब बनता हुआ देख सकते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर आप मेल गैमेट देख सकते हैं कि 2 मेल गैमेट कैसे जा रहे हैं, कैसे पोलन ट्यूब बड़ी हो रही है, कितने टाइम में बड़ी हो रही है, कितने टाइम में जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हुआ है। सो यू आर एबल टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई से आप ये नहीं देख सकते हैं, आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। गेट इट माई पॉइंट। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि गॉड ने कितनी क्रिएशंस हमारे वर्ल्ड में डाली है कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं चीज़ों को देखकर कि ओ प्लांट में ऐसा हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था ना कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या रिप्रोडक्शन कुछ चीज़ प्लांट में होती है और इस तरीके से होती है। जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो फिर बड़े अच्छे से मज़ा ही आ जाता है कि वाह क्या बात बताई गई है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले समझिए आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा नकली। नकली आपने चीज़ें सुनी है ना, नकली क्या चीज़, जैसे कि चीनी खाते हो आप, चीनी नकली है। क्यों नकली है? गन्ना असली है, गन्ने का जो रस है वो है असली शुगर, जो फ्रूट्स के अंदर शुगर है वो असली शुगर है। चीनी को तो बहुत सारी मतलब क्रिस्टलाइजेशन किया गया, उसका आइसोलेशन किया गया है ना, तब उसको प्रोसेस के दौरान बनाया गया, उसमें काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, तो तब जाके वो शुगर बनी। तो जो आप चीनी खाते हैं, जो आप घर में प्रयोग करते हैं, वो नकली चीनी है। ठीक है, अब समझिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाना, क्रॉस करना, लेकिन ह्यूमन बीइंग के थ्रू। उसमें मैनिपुलेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या किया जाता है, ये आप गुलाब का एक छोटा सा स्टेम ले लीजिए, गुलाब की कलम ले लीजिए और उस गुलाब की कलम पर आप क्या कीजिए, दूसरी एक और कलम लगा दीजिए जो कि लिप्टिस की है। आप दोनों को मिट्टी में लगा दीजिए।
अब इस पर जो फ्लावर आएंगे या जो ये प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दो तरीके के प्लांट लिए हैं। एक हमने लिया है लिप्टिस का प्लांट, लिप्टिस जानते हो ना सभी, लिप्टिस, यूकेलिप्टिस की बात कर रही हूँ बेटा मैं। एक आपने लिया है गुलाब, गुलाब का तना। तो आपको पता है गुलाब पर फूल आते हैं, आपको पता है लिप्टिस पर बहुत बड़े फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन फ्लावर इस पर आते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़े नहीं होते। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, कैसे फूल आएंगे इस पर। या गुलाब का जो साइज़ है हाइट में वो छोटा होता है, यूकेलिप्टिस का साइज़ बहुत बड़ा होता है। कि अब हम हाइब्रिड करके इनको देखेंगे कि क्या साइज़ बड़ा हो रहा है, चीज़ें बड़ी हो रही हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको समझ आया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसके दौरान हम क्रॉप यानी फसल को क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है। भाई हमने क्रॉस ही तो कराया, किसमें? रोज का यूकेलिप्टिस से क्रॉस कराया। शॉर्ट में लिख रही हूँ यूकेलिप्टिस, तो हमने इसका क्रॉस किसके साथ कराया? इसके साथ कराया, क्रॉस एक्सपेरिमेंट हुआ। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्ट फ्रॉम contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging techniques. तो ये क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इमेस्कुलेशन करना पड़ता है। देखिए कैसे इमेस्कुलेशन हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक डायग्राम, और डायग्राम होना चाहिए थोड़ा अच्छा सा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा स्टिग्मा हो गया बेटा। स्टिग्मा पर क्या किया? स्टिग्मा के पास ही क्या होता है? एंथर होता है। क्या होता है? एंथर। ये इसी प्लांट का एंथर है। इमेस्कुलेशन क्या होता है कि सीजर के थ्रू एंथर को कट कर दिया गया। सीजर के थ्रू क्या किया गया? एंथर को कट किया गया। जब हमने एंथर को कट किया तो यानी सारे जो पोलन ग्रेन है हमने प्लांट से निकाल दिए, रिमूव कर दिए। क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। अब हमें जो पोलन ग्रेन चाहिए ना इसके साथ इंटरेक्शन कराने के लिए, वो हम यहाँ लेकर आ गए। स्पीशीज वही थी लेकिन दूसरे प्लांट का लेकर आ गए, जिसका हमें हाइब्रिड करना है। तो हम यहाँ पोलन ग्रेन लेकर आए, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया। अब हम उस सीड को बोएंगे तो डिफरेंट फ्लावर उस पर लगेंगे। तो इसको क्या कह रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। और इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। गेट इट माय पॉइंट? क्लियर? बेटा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं कि क्या मतलब है उसका, ऐसा मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, है ना। बैगिंग क्या होती है कि जो एंथर है ना, एंथर पर क्या लगा दिए जाते हैं? छोटे छोटे बैग लगा दिए जाते हैं ऐसे। अब वो क्या पेपर से भी बना सकते हैं आप, उसको क्लॉथ से भी बना सकते हैं। इनको क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है, ताकि इस स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन सर्वाइव ही ना कर पाए, है ना। यही कि डैमेज हो जाएगा। जब प्रॉपर टाइम पर उसको क्या नहीं मिलेगा? स्टिग्मा नहीं मिलेगा। जब उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी और उसको स्टिग्मा नहीं मिलेगा तो स्टिग्मा पर वो नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसको बैगिंग कहते हैं। देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पेरेंट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पेरेंट है और उसके अंदर क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड। तो आप क्या कीजिए? उससे क्या कर दीजिए? एंथर को रिमूव कर दीजिए। एंथर डिहिस्क यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। तो फोर्सेप से आप क्या कीजिए? एंथर को कट कर दीजिए। द स्टेप इज रेफर टू एज एमेस्कुलेशन। बेटा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। Emasculated flowers have to be covered with a bag showing generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. यानी जब आप एक बटर लगा हुआ पेपर से आप एक बैग बना लेते हैं और एंथर को कवर कर देते हैं ताकि ये वाला जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर ना आ पाए, तो इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। सो बैगिंग, इमेस्कुलेशन और टैगिंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ये भी हम क्या करते हैं? पोलिनेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए इन पर PYQs आए हुए हैं। PYQ
दिस इज ऑल्सो अ PYQ. PYQ मीन्स बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेंस रिसेप्टिविटी, यानी जब स्टिग्मा पर क्या लगा दिया गया, बैग लगा दिया, तो रिसेप्टिविटी आ गई उसके अंदर. मेच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट, दूसरे मेल पेरेंट से फ्लावर के क्या ले लिया गया, पोलन ग्रेन ले लिया गया और स्टिग्मा पर लगा दिया गया. और फिर उस पर क्या लगा दिया था हमने, बैग लगा दिया था. तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर और सेफ फर्टिलाइजेशन होगा. एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, दोबारा से बैग लगा दिया गया. एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और अब क्या हो जाएगा, फ्रूट्स डेवलप हो जाएगा. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. भाई जब फ्लावर है और फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फिर तो हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है ना. ये तो हमें बाइसेक्सुअल में नीड होती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से क्वेश्चन मिला है, इमैस्कुलेशन इज नेसेसरी इन बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर. So what will be correct answer? Bisexual flower. Bisexual flower. There is no need for emasculation. The female flower buds are begged before the flowers. Often when it is stigma becomes receptive. तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं हमारी, तब से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, है ना. आप भी ये सोचेंगे मैडम कितना लेंदी प्रोसेस है. लेंदी नहीं है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. लेंदी नहीं है, इट इज़ नॉट लेंदी, इट इज़ इंटरेस्टिंग. अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. हमने क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. और ये चीज़ आप पढ़कर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो पूरा पैराग्राफ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भी टर्म हम यहाँ से नहीं छोड़ने वाले हैं. ये सब मैं आपको बता चुकी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक भी टर्म नहीं छोड़ूंगी. ठीक है, आज मेरी कोशिश है कि चैप्टर को पूरा कर दूँ. ठीक है, चैप्टर को पूरा करने की पूरी तैयारी है. देखिए, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट्स. यानी एंट्री लेती है एक सिनर्जिड से, कौन, पोलन ट्यूब. और जैसे ही उसकी एंट्री हो जाती है तो क्या करती है, वो दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देती है साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के. वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द एग सेल. एक मूव कर जाता है एग सेल की ओर, दूसरा मूव कर जाता है, कहाँ कर जाता है, एक मूव किया सेल के पास, एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, कंप्लीटिंग द सिनगैमी. इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी. बेटा PYQ है सिनगैमी. दिस इज अ PYQ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ. तो जैसे ही वन मेल गैमिट एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, इसको हम सिनगैमी प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, सिनगैमी प्रोसेस. दिस रेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल. और ये क्या बनाती है, डिप्लॉइड सेल यानी जाइगोट को फॉर्म्ड करता है. अंडरलाइन कीजिए, द अदर मेल गैमिट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई. अदर जो मेल गैमिट बच गया था दूसरे वाला, उसने कहाँ मूव किया, पोलर न्यूक्लियाई की ओर. और पोलर न्यूक्लियाई की ओर जैसे ही उसने मूव किया इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद दैम प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको पेन कहते हैं. क्या बन गया यहाँ पर, पेन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो गया, जिसको हमने क्या कहा था, ट्रिप्लोइड इन नेचर. ट्रिप्लोइड इन नेचर. एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. इसको हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन कहा, क्योंकि यहाँ पर 3 सेल इन्वॉल्व हुई है ना. 2 तो पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए थे बेटा, इन दोनों के पास भी न्यूक्लियस था, और फिर एक क्या आया, मेल गैमेट आ गया, तो तीनों आपस में फ्यूज हो गए. तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन. तीनों आपस में मिले, मिलने को कहते हैं फ्यूजन. जब तीनों चीजें ना आपस में मिलेंगी तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे. व्हाट इज फ्यूजन. सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप्स के फ्यूजन हुए हैं. वन इज अ डबल और one is a syngamy and second is a triple fusion. Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization. और यही phenomenon क्या कहता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, सिनगैमी हुआ है, दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है,
क्या हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर क्या बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बन जाती है एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो, डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो। जाइगोट किसको बनाता है, एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म क्या करता है, सीड को ग्रो कराता है, एम्ब्रियो की नरिशमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, अभी आपने जाइगोट बनते हुए देखा, आपने एंडोस्पर्म बनते हुए देखा, क्या एम्ब्रियो बनते हुए देखा, नहीं देखा ना, तो चलिए देखते हैं ना। एनसीईआरटी को आगे मूव कीजिए, डरना किस बात का है, आज डरिएगा मत लेक्चर में, कितना लेंदी लेक्चर हो गया है। नेवर, चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है ना। तो अभी तो हम एम्ब्रियो बनते हुए देखेंगे ना बेटा, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, वो चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं ना। चलिए, तो यहाँ आपने क्या देखा था, अब सिनर्जिड में जैसे ही एंट्री हो गई किसकी, पोलन ट्यूब की, तो उसका तो काम पूरा हो गया ना। जब काम पूरा हो गया तो अब तो ये क्या हो जाएगा, सिनर्जिड डीजनरेट। सिनर्जिड क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों सिनर्जिड क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। यहाँ आपका जाइगोट आ गया, जाइगोट बन गया ना, क्योंकि फ्यूजन हो गया। भाई सिनर्जिड का काम क्या था बेटा, सिनर्जिड का काम तो सिर्फ पोलन ट्यूब को अंदर लेकर आना था यहाँ। अब पोलन ट्यूब आ गई तो सिनर्जिड क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जाइगोट आपका बन जाता है, जाइगोट के बाद आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाता है, हो गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है, 3n लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर, और वो जो दो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको ये दिखाई दे रही है कि मैम एक तो हमें जाइगोट दिखाई दे रहा है और एक हमें एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब डीजनरेट हो गए मैम, बाकी तो सब डीजनरेट हो गए, इनका काम तो पूरा हो गया। अब तो ये दो चीज़ आगे काम करेगी, ये और ये, आगे ये वर्क करने वाली है, तो आगे ये मूव करेगी। देखिए आगे कैसे मूव करती है, समझिए। आप यहाँ देख रहे हैं बेटा जाइगोट, व्हाट इज दिस, दिस इज अ जाइगोट, जाइगोट देख रहे हैं। जाइगोट ने काम करना शुरू किया जाइगोट ने कैसे काम करना शुरू किया, जाइगोट ने खुद के अंदर डिवीज़न किया। डिवीज़न करने के बाद किया यहाँ पर तो ये बेटा 1 सेल है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 सेल स्टेज आ गई। 2 सेल तो यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है, डिवीज़न चल रहा है। तो जब डिवीज़न चल रहा है तो सेल आपस में डिवाइड कर रही है। जाइगोट 1 सेल था, 1 सेल से क्या हो गई, 2 सेल हो गई, आप यहाँ देख सकते हैं 2 सेल। 2 सेल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ यस, दिस इज अ 2 सेल स्टेज एंड दिस इज अ 2 से कितना हो गया बेटा, आई थिंक 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस दिस इज अ 8 सेल स्टेज। तो जैसे ये 8 सेल स्टेज आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज अ एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और बहुत सारी सेंसर सस्पेंसर सेल बन गई है, ये जो बनी है ये सस्पेंसर सेल है, वोट आर सस्पेंसर सेल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टेप है बाद में इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगी, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये हार्ट शेप्ड बनने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि बेटा इसको डाइकोटाइलिडन सीड बनाना है। भाई सीड है ना, चने का दाना जब आप तोड़ते हैं तो चने का दाना ऐसे होता है, जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसमें 2 इस तरीके के सीड कोट निकलते हैं, तो पहले से 1 सीड कोट बनेगा, दूसरे से दूसरा सीड कोट बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं सस्पेंसर सेल लगी है कि नहीं लगी है, इसको रेडिकल बोल रहे हैं, यहाँ पर रेडिकल है ये वाला पार्ट, इसमें बहुत सारी सेल्स के ग्रुप्स हैं, और ये कोट है दोनों की 1 और 2 कोट। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, और यहाँ पर है रेडिकल। रेडिकल हमेशा रूट को बनाता है, अगर किसी भी एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल है, रेडिकल हमेशा रूट को जर्मिनेट करेगा। रूट कहाँ से निकलेगी, रेडिकल, आर मीन्स रेडिकल, आर मीन्स रूट, तो हमेशा याद रखना रेडिकल मीन्स रूट, रेडिकल रूट को बनाएगा। जैसे ये मैच्योर होगा ना,
जैसे ही हम इस सीड को मिट्टी में लगाएंगे तो रेडिकल होगा, उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा? ये सीड के अंदर एम्ब्रियो की बात है बेटा, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो बन रही है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में क्या होता है? रेडिकल होता है, सस्पेंसर सेल होती है, प्ल्यूम्यूल होता है, और प्ल्यूम्यूल हमेशा शूट को बनाता है, शूट रीजन, शूट यानी अपर पार्ट यानी स्टेम, शूट मीन्स स्टेम, शूट मतलब बेटा शूट करना नहीं है किसी को, कि किसी को शूट करने का मतलब शूट होता है, यहाँ पे शूट का मतलब है अपर रीजन, एपेक्स, जो हमेशा सूरज की डायरेक्शन में निकलता है। सीड के अंदर से एक पार्ट निकलता है ना, हमेशा वो सूरज की डायरेक्शन में होता है, सनलाइट की डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है, इसलिए उसको सनलाइट चाहिए होती है, तो वो हमेशा सन के डायरेक्शन में चलता है, उसको कहते हैं हम स्टेम। किससे निकलेगा स्टेम? प्ल्यूम्यूल से। देखिए आपको दिखाई दिया, दिस इज अ एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, इसको कहते हैं बेटा एम्ब्रियो। किससे बनी है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनी है। देखा गोड का क्रिएशन कितना ब्यूटीफुल है ना, इंटरेस्टिंग भी है और ब्यूटीफुल भी है। चीज़ों को अगर समझ के चलेंगे ना तो चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाती है, फिर हार्ड नहीं रहता कुछ भी कि स्टडी बहुत हार्ड है, नेवर नेवर, स्टडी बिल्कुल हार्ड नहीं होती है। इसके लिए बस हमें अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन रखना होता है कि अगर इतने टाइम मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, वो उसके लिए आप डेडिकेटेड रहिए कि अगर मुझे 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है ना तो 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है, आप डेडिकेटेड रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। रिवीजन करना है इतने टाइम में ये करना है। देखिए बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया आपका, उसके बाद कुछ इवेंट्स भी तो होंगे ना। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्यूरेशंस ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं उसको? हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं? इसमें सबसे पहले हम एंडोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। कैसे? एंडोस्पर्म की जितनी भी सेल्स होती है बेटा वो नरिश करती है एम्ब्रियो को। किसको नरिश करती है? एम्ब्रियो को। वाई? क्यों करती है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस को बनाती है। चलिए आगे देखिए, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस को जैसे ही ये बनाती है तो क्या होता है? हम सोच रहे हैं इमेज भी आ जाएगी ना, यहीं पर इमेज आएगी तो आप समझ भी लेंगे ना चीज़ों को। चलिए, एंडोस्पर्म टिश्यूज, द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। यानी जो एंडोस्पर्म होता है 3N जो होता है उसके अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है वहाँ से न्यूट्रिशन लेती रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? स्टोर्ड फूड रहता है। किसके अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर। तो एंडोस्पर्म से जो रिजर्व फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो क्या हो जाती है? नरिश हो जाती है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और ये कहाँ देखना मिलता है? सभी प्लांट्स में जनरली देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन या मतलब मेजोरिटी में। द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PN की फॉर्म लर्न रखनी है। PN, व्हाट इज अ PN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। और ये सक्सेसिव डिवीजन में जाता है जो कि फ्री न्यूक्लियाई को देता है। किसको देता है? फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formations occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before the cellularizations varies greatly. तो यानी क्या करती है? वॉल फॉर्मेशन जो होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, सेलुलर डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म made up of thousands of the nuclei and the surrounding white carnet is cellular endosperm. यानी जो नारियल पानी होता है वो इतना टेस्टी इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। सो नारियल पानी इतना टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, इसलिए वो इतना टेस्टी लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TGT PGT का क्वेश्चन है ये, ठीक है। TGT PGT के एग्जाम में पूछा गया है। Endosperms may either be completely consumed by the developing embryo. जो एंडोस्पर्म होता है ना, completely consumed कर लिया जाता है जो
एम्ब्रियो डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट बीन्स, पी यानी मटर, ग्राउंडनट मूंगफली, बीन्स जितनी भी फली होती है उन सब में एंजियोस्पर्म होता है। बिफोर सीड मैच्योरेशंस और इट मे प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट, and be used up during seed germination. Split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut, and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat is rice and maize. तो जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म पूरा का एंडोस्पर्म कहाँ पर नहीं होता बेटा? व्हीट के अंदर, राइस के अंदर और मेज के अंदर। व्हीट, राइस एंड मेज इनमें नहीं होता है। चलिए इसके बाद आप देखिए व्हाट इज एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो देखिए, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेग। द जाइगोट इज सिचुएटेड, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है वहीं पर क्या होती है? एम्ब्रियो होती है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर फॉर्म्ड होती है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड करता है खुद को और क्या करता है? रिजर्व फूड को मेंटेन करता है। रिजर्व फूड को मेंटेन करने के बाद क्या करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये आपको पता है सबको इतनी बात? यस मैम पता है। द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, आर द सिमिलर इन बोथ मोनोकोटाइलिडन्स एंड डाइकोटाइलिडन्स। दोनों में सेम होती है अर्लियर स्टेज में, बाद में ही जैसे लेटर स्टेज आती है तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन हमें पता लग जाता है। डिपिक्ट्स द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज अ डाइकोटाइलिडन एम्ब्रियो। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर। सबसे पहले ये प्रो एम्ब्रियो को बनाता है, फिर ग्लोबुलर बनाता है, फिर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो को बनाता है। तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनती है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनती है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनती है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो जाती है। अ टिपिकल डाइकोटाइलिडन्स एम्ब्रियो 2.14 फिगर हम देखेंगे, है ना यहाँ पर, और ये हम मोनोकोटाइलिडन की एम्ब्रियो देखेंगे पर बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। टिपिकल डाइकोटाइलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो एक्सिस। इसमें क्या होती है? एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। टू कोटाइलिडन्स, द पोर्शंस ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलिडन्स इज द एपिकोटाइल। उसको हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? प्ल्यूम्यूल होता है। प्ल्यूम्यूल से क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। द सिलिंड्रिकल पोर्शंस बिलो द लेवल ऑफ द कोटाइलिडन्स इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एंड इट्स लोअर एंड इट आर रेडिकल। जो टर्मिनेट करता है रेडिकल को, रेडिकल से क्या निकलती है? रूट टिप निकलती है। रूट टिप पर क्या आएगी बेटा? रूट कैप आएगी। समझ आ गई बातें? तो हाइपोकोटाइल रेडिकल को बनाएगा, रेडिकल से क्या निकलेगी? रूट टिप नहीं बनेगी। एपिकोटाइल किसको बनाएगा? शूट वाले रीजन को बनाएगा। शूट वाला रीजन कहाँ से जनरेट होगा? प्ल्यूम्यूल से जनरेट होगा। गेटेड माई पॉइंट? एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटाइलिडन्स पॉजेस ओनली वन कोटाइलिडन इन द ग्रास फैमिली। द कोटाइलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। कोटाइलिडन को क्या कहते हैं यहाँ पर? स्कूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवार्ड वन साइड। कहाँ पर सिचुएटेड होता है? वन साइड सिचुएटेड होता है। ये देखिए आप, ये दिखा हुआ स्कूटेलम। It's situated towards the side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radical. इसमें भी क्या होता है? रेडिकल होता है। रेडिकल कैप enclosed in the undifferentiated sheath called कोलोरीजा। इसमें क्या होती है? कोलोरीजा भी होती है क्योंकि इसमें अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। The portions of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has shoot apex and the few primordia closed hollow follicular structure the coleoptile. इसमें क्या होती है बेटा? कोलियोप्टाइल भी होती है। और फिर ये एम्ब्रियो क्या बनाएगी? सीड को फॉर्म्ड करेगी। तो सबसे पहले आप क्या देखिए? स्ट्रक्चर देखिए। सोक फ्यू सीड्स इन द वाटर, और फिर आप क्या देख सकते हैं? एम्ब्रियो को देख सकते हैं। एम्ब्रियो कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल दिखा है। ये आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई दे रही है। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटाइलिडन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। हाइपोकोटाइल डिजन दिखाई दे रहा है। हाइपोकोटाइल के बाद आपको दिखाई दे रहा है रेडिकल। रेडिकल के बाद दिखाई दे रहा है आपको रूट कैप दिखाई दे रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो है
वो डाइकोटाइलिडन एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए इमेज है वो किसकी है, डाइकोटाइलिडन। अब बी इमेज किसकी है, मोनोकोटाइलिडन। ये क्या कर रहा है उसका, एलएस, एलएस यानी लॉन्गिट्यूडन सेक्शन लिया। इसमें क्या होता है, स्कूटेलम होता है। स्कूटेलम क्या होता है, सीड कोट। कॉलिप्टाइल होता है ना, शूट एपेक्स इसके अंदर होता है, शूट एपेक्स। शूट एपेक्स के बाद एपीब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, रेडिकल होता है, रूट कैप होता है, कोलोरिजा होता है। कोलोरिजा इज अ कैप जो कि रूट कैप को प्रोटेक्ट करती है। तो इतने सारे पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं सब वही हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप इमेजेस को भी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। उसके बाद आप देखिएगा सीड। व्हाट आर सीड, व्हाट आर सीड, सीड्स इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, कहाँ पर बनते हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं। अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, कोटाइलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। एक्सिस होती है, कोटाइलिडन्स होते हैं और सीड होते हैं। द कोटाइलिडन्स फिगर 2.15 आप देख चुके हैं। एम्ब्रियो में सिंपल स्ट्रक्चर होती है, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू द स्टोरेज फूड रिजर्व एज इन अ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जितने भी होते हैं, अब लेग्यूम्स क्या होते हैं, आपने सुना है लेग्यूम्स क्या होते हैं, जितनी भी दालें हैं ना बेटा वो सब। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस। मैच्योर सीड क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। इनके पास क्या नहीं हुआ होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो जितनी भी दालें हैं आप देखते हैं सूखी होती है कि नहीं होती है। जब आप मटर खाएंगे, हरी मटर जो होती है वो गीली होती है कि नहीं, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म है तभी तो वो गीली है। और जो दाल होती है वो ड्राई होती है, आप उसको डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं। क्यों बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, क्योंकि वहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं बचा, यूज कर लिया गया एम्ब्रियो के द्वारा। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एंडियोस्पर्म कब एब्जॉर्ब किया गया, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स आर रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। इट इज नॉन कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं उसमें एंडियोस्पर्म बचा रह जाता है, जैसे व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ओकेजनली इन सम सीड्स, बेटा एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ हैं, आप अपने नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, है ना। तो जब हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे चीज़ों को पढ़ने ही वाले हैं अच्छी वे में। न्यूक्लियस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कि पार्ट होता है ओव्यूल का, वो क्या बच जाता है, रेजिड्यू रह जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पेरिस्पर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसको, पेरिस्पर्म। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाता है, टफ कोट बनाता है सीड की। चने के दाने के ऊपर से एक ब्राउन कवर उतरता है, मूंगफली पर एक छिलका होता है, मटर पर भी क्या होता है, एक छिलका होता है कि नहीं होता है, तो वो हार्ड कोट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ आए हुए हैं भाई, बोर्ड में भी PYQ आए हुए हैं, तो चीज़ें हम छोड़कर नहीं चलने वाले बिल्कुल भी। इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोलती कि मैं इंपॉर्टेंट है। पेपर को एनालाइज करती हूँ, पेपर को पढ़ती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, तब आपके सामने चीज़ें बताती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स होता है। द माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सीड कोट में आप कोई भी दाना देखिए, आप दाल देखिए या चने का दाना देखिए, बहुत पतला सा होल होता है। चने के दाने में भी यहाँ एक बहुत पतला सा होल होता है। पता है ये किसका होता है, माइक्रोपाइलर। जो माइक्रोपाइल रिमेन्स बच जाता है ना, उसमें ये छोटा सा होल हो जाता है। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, और ये एंट्री दिलाता है ऑक्सीजन की, ताकि सीड भी रेस्पायर कर पाए। एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होगा ना, यहीं से वाटर जाएगा और यहीं से ऑक्सीजन जाएगी, यहीं से O2 जाएगा, यहाँ से वाटर जाएगा। कहाँ से, माइक्रोपाइलर पोर से। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। जैसे ही सीड मैच्योर होता है, वाटर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है और सीड मैच्योर हो जाता है। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, जितना उसका वजन था 10 से 15% वजन कम हो जाएगा जब सीड मैच्योर हो जाएगा।
जब गेहूं खेत में लग जाते हैं तो गेहूं तो बहुत पहले आ जाते हैं, हरे हरी बाली आ जाती है, उसमें गेहूं का दाना बन जाता है। लेकिन गेहूं को कब कट किया जाता है? जब वो ड्राई हो जाता है, गोल्डन हो जाता है, और तब उसका वेट कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द ग्रीन वेट। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो जाती है जब जब सीड मैच्योर होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सीड विल बी डिक्रीजेस, कम हो जाएंगी। द एम्ब्रियो में एंटर्स अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, है ना। एम्ब्रियो कहाँ चली जाती है? इनएक्टिविटी स्टेट में चली जाती है, जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोरमेंसी टर्म इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। बच्चों को समझ नहीं आता डोरमेंसी क्या होती है। जैसे ही सीड मैच्योर होता है और एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, क्योंकि अब तो वो डेवलप हो गई ना, अब उसको कुछ करना नहीं है। जैसे ही वाटर और ऑक्सीजन मिलेगी तब वो जर्मिनेट हो जाएगा, प्लांट बनेगा उससे। अब तो एम्ब्रियो तो बन चुकी, उस प्रोसेस को डोरमेंसी कहते हैं। इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, सीड विल बी जर्मिनेट। सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। प्लांट्स क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और ओवरी किस में, सीड किस क्या बनाएगा? सीड क्या बनाएगा? ओवरी बनाएगा ना, और फिर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। सीड से, सॉरी, ओव्यूल से जब सीड बनता है और ओवरी से जब फ्रूट बनता है, प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में डेवलप्ड हो जाती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। दिस फ्रूट में बी फ्लैशी। फ्लैशी मतलब गुद्देदार फ्रूट होता है। जैसे आपने खाया ना आम, आम बहुत जूसी फ्रूट है, उसमें वो निकलता है, पल्प निकलता है, तो ऐसे फ्रूट्स बनेंगे फ्लैशी। गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, एटीसी। और मे बी ड्राई, कुछ फ्रूट्स ड्राई होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, जैसे कि सरसों। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। कुछ फ्रूट्स का क्या हो जाता है? सीड्स का डिस्पर्जल्स होता है, सीड उनके अंदर से पहले निकल जाता है। रिकॉल द क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स। आप क्या पढ़ सकते हैं यहाँ से? क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स पढ़ सकते हैं। तो फ्रूट्स क्या होते हैं? कई तरीके के होते हैं, देखिए। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट। फ्लोरल पार्ट्स क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं जब फ्रूट्स बनना होता है। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू यानी काजू, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट्स फॉर्मेशन। थैलेमस भी क्या करता है? फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जिसके अंदर थैलेमस भी फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट करता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप फ्रॉम द ओनली फ्रॉम द ओवरी। जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से फॉर्म्ड होते हैं उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो फ्रूट्स थैलेमस प्लस ओवरी से फॉर्म्ड होते हैं उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कुछ फ्रूट ट्रू होते हैं और कुछ क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट होते हैं। गेट इट माई पॉइंट? चलिए अब आप आगे ये कुछ इमेज दे रखी हैं, फ्रूट भी हैं यहाँ पर, सीड्स भी हैं, तो आप देख लीजिए क्या चीज़ किस तरीके से आपको इमेजेस देख लेनी है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कोटाइलिडन। ये क्या है? सीड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइक्रोपाइल। यानी ये मोनोकोटाइलिडन सीड है, ये डाइकोटाइलिडन सीड है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? एम्ब्रियो देख सकते हैं, सीड कोड देख सकते हैं, कोटाइलिडन देख सकते हैं, एंडोस्पर्म, रूट कैप, शूट, हाइपोकोटाइल देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? तो ये एक डाइकोटाइलिडन सीड है। और मोनोकोटाइलिडन सीड के एम्ब्रियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेरिकार्प आप देख रहे हैं, एंडोस्पर्म देख रहे हैं, स्कूटेलम देख रहे हैं, कोलियोप्टाइल देख रहे हैं, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल देख रहे हैं। बेटा कोलेप्टाइल और कोलेरिजा में डिफरेंशिएशन पूछा गया था पीवाईक्यू में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पूछा गया था कि जो कोलियोप्टाइल है और कोलेरिजा है दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो कोलियोप्टाइल है वो प्ल्यूम्यूल को लीड करती है, जो कोलेरिजा है वो रेडिकल को लीड करती है। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जो सीड्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं ना बेटा। यहाँ पर आप फ्रूट्स देख सकते हैं, भाई एप्पल आपने देख लिया, इसमें क्या है? थैलेमस है, सीड है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? एंडोकार्प देख सकते हैं, मेसोकार्प देख सकते हैं। एंडोकार्प यानी अंदर वाली लेयर, मेसोकार्प यानी बाहर वाली लेयर। थैलेमस आप देख सकते हैं, एक्नी देख सकते हैं, एक्न, ये आपका स्ट्रॉबेरी फ्रूट है। तो सब आपस में डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है, इन विच फ्रूट्स डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और फ्रूट बन जाता है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। और ऐसे फ्रूट का एग्जाम्पल है बनाना।
पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशंस ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ऐसे फ्रूट क्या होते हैं बेटा? सीडलेस होते हैं। बनाना में कभी आपने बीज देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि उसमें बीज होता ही नहीं ना, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और फ्रूट बन गया है। सीड ऑफन सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। सीड की क्या होती है? बहुत सारी एडवांटेज होती है एंजियोस्पर्म में। आप सीड को ना बहुत सालों तक सेव करके रख सकते हैं। आप जब चाहे जब उससे प्लांट बना सकते हैं। आप उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं देंगे ना तो 5 साल 10 साल भी आप उसको सेव करके रख सकते हैं। आप उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे तो वो 2 दिन में ही प्लांट को उगाने की कैपेसिटी रखता है। तो सीड की बहुत सारे एडवांटेजेस है। सीड क्या है? एज ए फूड भी यूज़ किया जा सकता है आपके घर में, है ना, और एज ए ब्रीडर भी यूज़ किया जा सकता है। आप उससे ब्रीडिंग भी करा सकते हैं न्यू प्लांट की। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पोलिनेशंस एंड फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो क्या है कि सीड बनने के लिए पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। बहुत सारी बातें जो यहाँ पर दे रखी है। अच्छा, एक टर्म आती है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब होता है बेटा, सीड एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, या तो वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू, ह्यूमन बीइंग के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू। जब एक जगह से दूसरी जगह खुद चला जाता है उसको सीड डिस्पर्जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्जल। और ये सीड डिस्पर्जल क्यों होता है? भाई प्लांट को अपनी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज करनी है, उसको अपनी लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि प्लांट को तो पता है ना कि मेरा जो लाइफ स्पेन टाइम है वो कुछ टाइम के लिए है ना, पर्टिकुलर टाइम है ना, कि 10 साल जी लूँगा या 15 साल जी लूँगा, या 3 महीने का प्लांट भी होता है, 3 महीने का टाइम भी होता है प्लांट के पास। जो पालक है, मूली है, गाजर है, वो भाई 3 महीने के टाइम में ही पूरी हो जाती है ना। मान लो एक आम के पेड़ को आप कितने साल लाइव रख सकते हैं? 35 साल, 40 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं वो रहेगा ना, फिर उसको मर जाना है। तो इसीलिए तो प्लांट क्या करते हैं? अपने सीड को बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ साइकिल बैलेंस्ड रहे, उनका अस्तित्व इस धरती से खत्म ना हो जाए। तो ये सीड डिस्पर्जल का यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे कैसे सीड डिस्पर्जल होता है। ये आप खुद से पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है? खुद से पढ़ना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी इसमें आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है? एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। क्या पढ़ना है? एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। आज हमने बोला था चैप्टर पूरा कर देंगे और आज चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species, Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. कुछ प्लांट्स के पास ना फीचर्स होते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा लेकिन सीड फॉर्म हो जाएगा, कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। व्हाट इज फूड प्रोडक्शंस विदाउट फर्टिलाइजेशन? अगर फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इसको हम क्या कहेंगे? भाई पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, इसको हम पार्थिनोकार्पिक प्रोसेस कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। दिस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये खुद को दिखाने की कोशिश ये करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एपोमिक्टिक सीड्स को बनाता है। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉइड एग इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कुछ सीड के अंदर क्या होते हैं कि एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन करती है। रिडक्शन मतलब जब सेल डिवाइड होगी ना तो पहली सेल अगर 2n थी ना तो दूसरी भी 2n ही रहेगी बेटा, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हुआ, उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो। कहाँ देख सकते हैं आप ये? सिट्रस में और मैंगो में। मैंगो यानी आम और सिट्रस यानी सिट्रस फैमिली, जैसे कि नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडेड द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक ही सेल डिवाइड करेगी, एक ही सेल डिवाइड करेगी।
प्रोट्रूड इनटू अ एम्ब्रियो सैक, और जब सेल डिवीजन होता जाएगा तो यही किसको बनाएगा, एम्ब्रियो को बनाएगा। किसको बनाएगा, एम्ब्रियो को बनाएगा। protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Each ovules में क्या होती है, बहुत सारी embryos होती है। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. इसको हम क्या कहते हैं, polyembryony कहते हैं कि कभी कभी सीड के अंदर ना एक एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाती है, more than 2 embryo is called polyembryony. एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस का मतलब अभी आपको बता दिया कि जब सीड के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के डिवीज़न हो जाता है और वो सेल डिवीज़न के थ्रू एम्ब्रियो को फॉर्म्ड करता है, उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। और जब एक ही ओव्यूल में काफ़ी सारी एम्ब्रियो बन जाती है उसको पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज दैम। आप क्या कीजिए, ऑरेंज के सीड लीजिए, स्क्वीज कीजिए इनको। ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम द ईच सीड। एक सीड को काटिए और काटने के बाद आप देखेंगे कि एक ही बीज के अंदर बहुत सारी एम्ब्रियो है। काउंट द नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज इन ईच सीड। आप जैसे ही एम्ब्रियो को कट करेंगे, सीड को कट करेंगे, बहुत सारी एम्ब्रियो इनके अंदर देखेंगे। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज। एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियोज होती है उसकी जेनेटिक नेचर क्या होती है, उसकी जेनेटिक नेचर सेम होती है। सेम मतलब बेटा उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू होता है। उनका खुद का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक एम्ब्रियो को बनाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड वेजिटेबल्स क्रॉप्स एंड बीइंग एक्सटेंसिव कल्टिवेटेड। आप खाते हैं ना गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस को क्या किया गया, हाइब्रिड किया गया कि नहीं किया गया। हाइब्रिड करने के बाद उनको क्या किया गया, उनके अंदर विटामिन ए को डेवलप किया गया, है ना। पहले विटामिन ए नहीं होता था गोल्डन राइस में, तो इनके अंदर विटामिन ए के लिए, जिससे विटामिन ए सिंथेसाइज हो सके, उसके अंदर एक जीन को इंसर्ट किया गया और फिर गोल्डन राइस को बनाया गया। तो गोल्डन राइस के अंदर क्वालिटी है कि उसमें विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, और वो कौन सिंथेसाइज करता है, जीन, जो कि आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया था किसके अंदर, गोल्डन राइस के अंदर। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ जो है यूज़ की जाती है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। वो सब चीज़ें आप क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे। अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है, टॉपिक को क्या करना है, रीड करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे। देखिए, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ ट्रिमेंडस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को यूज़ किया गया, जो कि एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो कि हम आउटब्रीडिंग डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा ना पर्पल कलर का आम, देखा है पर्पल कलर का आम, वो क्या है, फ्यूज़न है। किसका फ्यूज़न है, जो आप जामुन खाते हैं ना, जामुन और मैंगो का फ्यूज़न है। तो जो मैंगो है ना वो शुगर फ्री है, जिसको शुगर है ना वो वाले कैंडिडेट भी उस मैंगो को ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो उसको शुगर नहीं होगी। तो आम के अंदर जामुन की क्वालिटी कैसे डाली गई, भाई आम का बीज लिया गया होगा ना, आम के बीज के अंदर जामुन के जो बीज है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीन्स है, वो इंसर्ट किए गए होंगे आम के बीज में, और फिर उस बीज को बोया गया होगा, फिर प्लांट उगा होगा। प्लांट उगने के बाद देखा गया होगा कि उस पर जो फ्रूट है वो पर्पल कलर के आए कि नहीं आए। फिर उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी लेबोरेटरी रिपोर्ट निकाली गई होगी, फिर लेबोरेटरी रिपोर्ट में आया होगा कि ये चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। गेट इट माई पॉइंट ना। तो एक एक्सपेरिमेंट करने में साइंटिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं बेटा, हम तो बड़े ईजी वे में पढ़ लेते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए पढ़ना आसान है। जिस साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया गया ना, उससे पूछिए कि कितना टफ उसके लिए रहा है ये हाइब्रिड वर्ड देना, क्योंकि उसको तो एक्सपेरिमेंट देकर ना सिद्ध करनी पड़ती हैं सारी बातें कि हाइब्रिड मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे किया और इसका रिजल्ट ये आया है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर में आपका चैप्टर हो गया है फिनिश, कंप्लीट हो गया। आप चैप्टर को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एक बार वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी बार आप सेल्फ रीडिंग लगाएंगे, तीसरी बार आप इसका रिवीजन करेंगे और फिर आपके लिए हम इसका लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
तब तक के लिए आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।